हेलो जी साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी कि जो कि आपके एग्जाम परीक्षा के लिए बहुत ही बेहद साबित होगा। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। यानी कि 10th क्लास के लिए जो कि 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए मोस्ट वीवीआई यानी कि मोस्ट वीवीआई यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। यानी इससे अलग प्रश्न आने का सवाल ही नहीं बनता है। तो इसलिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद पूरा वीडियो को वॉच करें जिसे पूरा क्वेश्चन कवर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। यानी कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। यानी कि यही चैप्टर का पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बना के रखे हैं, और जिस भाई को इस तरह से पीडीएफ भी चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन कहता है स्वपोषी के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन कहता है स्वपोषी के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए में कहता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। ऑप्शन बी में कहता है क्लोरोफिल। ऑप्शन सी में कहता है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन डी में कहता है उपयुक्त सभी। तो इसमें कहता है स्वपोषी के लिए आवश्यक है, तो इसमें तो आपका हो जाएगा। थोड़ा इसको कलर का साइज छोटा कर लेते हैं जो कि दिखने में बढ़िया रहेगा। चलिए, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बोलो कैसे। तो यानी कि स्वपोषी हमारे पेड़ पौधे जो है वो भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जब तक उसको नहीं संभव यानी कि नहीं मिल पाएगा तब भोजन नहीं बना पाएंगे। इसलिए सभी पदार्थ को होना जरूरी है। चलिए अगला सवाल में चलते हैं। दूसरा सवाल कहता है स्वपोषी जीव स्वपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्येक या परोक्ष परोक्ष रूप में आश्रित रहते हैं। यानी कि सभी जीव जो है अपने पोषण के लिए आश्रित रहते हैं। ऑप्शन ए में कहता है कौकों पर, और ऑप्शन बी में कहता है शैवालों पर। ऑप्शन सी में कहता है हरे पौधे पर। ऑप्शन डी में कहता है मिट्टी पर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विषम। जो विषम पोषी है वो किन पर आश्रित रहते हैं यानी आश्रित बताया जाता है। नहीं तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हरे पौधे पर। विषम पोषी जो है से हरे स्वपोषी पौधे पर आश्रित रहते हैं। आश्रित जिसको मतलब बोला जाता है कि उसी पर आश्रित रहना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ऑप्शन ए में कहता है जल से। ऑप्शन बी में कहता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन सी में कहता है ग्लूकोज से। ऑप्शन डी में कहता है पूर्ण हरित से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 3 के बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अगला प्रश्न कहता है 4 में प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण होगा तो ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद है। अगला प्रश्न कहता है 5 में निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है। तो इसमें आपका 5 का सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है छठा रंध्रों का खुलना कैसा रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है। यानी कि रंध्र जो है जैसे पत्तियों में रंध्र होते हैं तो पत्तियों का खुलना और बंद होना निर्भर है। तो किस पर निर्भर है भाई।
तो यानी कि ऑप्शन ए में कहता है सूर्य के प्रकाश, ऑप्शन बी में कहता है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी में कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के संघनन में पर, ऑप्शन डी में कहता है वायु के वेग पर। तो यानी कि आपका ये 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोलो कैसे? तो प्रकाश संश्लेषण जो है यानी कि रंध्रों का खुलना और बंद होना पर यानी कि प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला प्रश्न 8वां कहता है एक पादप परजीवी है। ऑप्शन ए में कहता है नीम, ऑप्शन बी में कहता है अमरबेल, ऑप्शन सी में कहता है पीपल, ऑप्शन डी में कहता है बेल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि एक पादप जो परजीवी है वो तुम्हारा 8 का बी हो जाएगा यानी कि अमरबेल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 9 में निम्नलिखित में 9वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए में कहता है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी में कहता है कुछ कसकुट्टा, ऑप्शन सी में कहता है विषाणु, ऑप्शन डी में कहता है कवक। तो इसमें आपका परजीवी पादप का उदाहरण हो जाएगा 9 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन बी कसकुटा जो है आपका परजीवी पादप का उदाहरण है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न कहता है भोजन के पाचन के समय हमारे आमाशय में उत्पन्न होना वाला अम्ल यानी कि हमारे जब भोजन करते हैं तो आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 10 का ए हो जाएगा यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जब भोजन करते हैं तो हमारे आमाशय में उत्पन्न होना जरूरी है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 यानी कि 10 लिख लिए। 11वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न में कहता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यानी कि मनुष्य में जो वृक्क एक तंत्र का भाग है वो संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? तो ऑप्शन ए में कहता है पोषण से, ऑप्शन बी में कहता है श्वसन से, ऑप्शन डी में कहता है उत्सर्जन से, ऑप्शन डी में कहता है परिवहन से। सॉरी, ऑप्शन सी में उत्सर्जन, ऑप्शन डी में परिवहन। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्सर्जन जो है आपका मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। अगला प्रश्न कहता है 12 की ओर चलते हैं। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क जो है किस प्रणाली का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए में कहता है पोषण, ऑप्शन बी में कहता है श्वसन, ऑप्शन बी में कहता है श्वसन, ऑप्शन डी में सी में कहता है उत्सर्जन, ऑप्शन डी में कहता है परिवहन। तो मानव जो वृक्क है वो किसकी प्रणाली है? तो इसमें आपका 12 का सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, यानी कि उत्सर्जन का प्रणाली है। अगला प्रश्न कहता है 13 में वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं भाई? तो 13 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं, दिमाग में रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 में कहता है एक कण रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो इनमें से कौन सा कण है जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो 14 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए, जो कि इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स या पटिकानु। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 में कहता है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नांकित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? देखिए मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव है जो कि किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन ए में कहता है प्रोटीन, ऑप्शन बी में कहता है सेलुलोज, ऑप्शन सी में कहता है वसा, ऑप्शन डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, की सेलुलोज एक ऐसा पदार्थ है जो कि न मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव इसका पाचन कर पाते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 में कहता है मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े का लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो सभी भाई को जानकारी होंगे, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी यानी कि दो जोड़ा मनुष्य की गुहा में 2 जोड़े, सॉरी मनुष्य की गुहा में 3 जोड़े हो जाएंगे, यानी कि इसको थोड़ा ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि 3 जोड़े। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़े ग्रंथियां पाई जाती है। तो याद रखेंगे, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 3। अगला प्रश्न में कहते हैं पादप में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो पादप में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? यानी 17 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम के द्वारा पादप में भोजन का स्थानांतरण होता है। आगे कहता है अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अमाशय में आपका हो जाएगा
ऑप्शन डी यानी कि पेप्सिन, अमाशय में पेप्सिन पाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 19 में कहता है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, तो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज का नाम आपका क्या हो जाएगा भाई, यानी कि 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अंकुरित बीज। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 20 में कहता है पैरुएट पैरुवेट के विखंडन से यह कार्य कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया होती है यानी कि पैरुवेट के विखंडन से यह कौन सी क्रिया अधिक यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह कौन सी क्रिया होती है कि जल और ऊर्जा देता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए यानी कि कोशिका द्रव की क्रिया होती है जो कि आपके जल और ऊर्जा देती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 21 में कहता है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो श्वसन जब श्वसन ले लेते हैं उसके बाद हम श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो 21 के डी हो जाएगा यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ध्यान में रखेंगे यानी कि 21 का आपका डी हो जाएंगे ऑक्सीजन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी 22 का आपका हो जाएगा ए यानी कि 30.5 केजी मोल हो जाएगा। अगला पौधे में श्वसन कैसे होता है, तो पौधा में श्वसन कैसे होता है सभी की जानकारी होंगे, ये ऑप्शन सी सही हो जाएंगे स्टोमाटा के द्वारा, यानी कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं, तो उसी के द्वारा पौधे में सांस यानी कि श्वसन होते हैं। अगला प्रश्न कहता है 24 में कहता है इनमें से कहाँ गैसीय पादप प्रदान होती है, तो गैसीय पादप प्रदान कहाँ से होती है, यानी कि इनमें से कहाँ गैसीय पादप प्रदान होता है, तो यानी 24 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि वायु कोष्ठक द्वारा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 25 में कहता है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा भाई, तो इसमें ऑप्शन ए में कहता है फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन बी में कहता है नीले द्वारा, ऑप्शन सी में कहता है नलिन द्वारा, ऑप्शन डी में कहता है इनमें से कोई नहीं, तो 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नीले के द्वारा। नीले के द्वारा जो है इसे पूरा हृदय से रक्त को पूरा शरीर में पंप किया जाता है, यानी कि आगे कहता है 26 में मछली की हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मछली की हृदय में बात किया जाए तो आपका ए सही आंसर हो जाएगा यानी कि 2 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव हृदय सभी साथियों की जानकारी होंगे, सभी दोस्तों की जानकारी होंगे कि ऑप्शन डी हो जाएंगे 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। अगला प्रश्न कहता है 28 में मानव हृदय में कितने नलिन तथा कितने निलय होते हैं, नलिंद और निलय की बात किया जा रहा है, तो 28 को आपका ये हो जाएगा 2 नलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, सभी भाइयों की जानकारी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 29 में कि मानव हृदय का औसत परकुचन दाब है लगभग में बताया जा रहा है, यानी कि लगभग में इसे बताइए कि कौन है, तो 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा 120 mmHg। चलिए तो हम लोग 29 वाला प्रश्न देख लिए, आगे चलते हैं 30 की ओर। 30 में कहता है पौधे में जाइलम के निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है, तो पौधे में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है, तो इसमें 30 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पानी में जो है पानी जो पौधे में जाइलम के लिए परिवहन के लिए जिम्मेवार है, यानी कि पौधे में जाइलम में परिवहन के लिए जिम्मेवार कौन है, तो पानी। अगला प्रश्न कहता है 31 में पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस किस भाग में होता है, तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की बात किया जा रहा है, तो किस भाग में होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि पत्ता में होगा। और आगे अगला प्रश्न कहता है 32 में कि पौधे के अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं, पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं, ऑप्शन ए में कहता है वाष्पोत्सर्जन द्वारा, और ऑप्शन बी में कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन सी में कहता है श्वसन द्वारा, ऑप्शन डी में कहता है पतझड़ द्वारा। तो पौधे के अतिरिक्त जल से छुटकारा पाने के लिए किसके द्वारा किया जाएगा, यानी कि जल से छुटकारा पाने के लिए, तो इसमें आपका 32 का ए हो जाएगा यानी कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 33 में कहता है पादप में जाइलम उत्तरदायी है
यानी कि 33 प्रश्न कहता है पादप में जो जाइलम है उत्तरदायी है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जल के परिवहन के लिए।